है वो 1836 टाइम्स प्रोटॉन का ज्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा एज अ होल उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से क्या चार्ज टू मास रेशो किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। चार्ज टू मास रेशो किसका? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। समझ आ रही बात कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, उनको पता चला। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज से क्या है भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट साइड पे, मतलब ये कि नेगेटिव साइड पे ये बेंड करती है। ठीक है, इसकी जो रेज जा रही होती है, इसकी रेज जो जा रही होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की है वो पॉजिटिव की तरफ बेंड करती है, तो ये नेगेटिव की तरफ बेंड करती है। तो पता चला भाई इस पे कोई चार्ज है। सेम टू सेम बाकी चीज़ें हैं जो अब मैंने बताई आपको, जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको छोड़े, एक्सरेज वाली और आयनाइजेशन वाली, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सेम हैं। बताया भाई ये 1836 टाइम्स हैवी है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये पता चल गया आपको। दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यू शुड नो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी साथ में मैंने हटाई नहीं है भाई, आपको पता चले कि भाई ये क्या है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो याद रखना, इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी ना। गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो ये तो था अबाउट द व्हाट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवरी। प्रॉपर्टीज आपको पता चली, एक चार्ज टू मास रेशो भी आपको पता चल गया भाई किसके चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का तो साफ फंडा है, साफ पता चल गया कि यार उधर एक नेगेटिव चार्ज था, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव भी है। उसकी वजह ये है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, क्योंकि एज अ होल एटम न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है इसका मतलब ये है कि अंदर कोई और चीज़ भी है, अंदर क्या है, कोई और चीज़ भी है जिसकी वजह से ये न्यूट्रल है। तो वो तो पता चल गया। लेकिन मास जब उन्होंने देखा तो मास एज अ होल जो न्यूक्लियस है उसका ज़्यादा है, मास क्या है वो ज़्यादा था। उन्होंने देखा भाई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बजाय भी कोई चीज़ है जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब ये कि एटम के अंदर कोई और चीज़ भी है, सिर्फ ये नहीं है। उन्होंने कहा भाई, तो इसलिए हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पहला हमने पढ़ा डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से हुआ था। कहाँ से? न्यूक्लियर रिएक्शंस। नाम याद होगा, साइंटिस्ट का नाम क्या है? चैडविक। ये नाम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसकी हमने लिस्ट भी दी है, वो लिस्ट से पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है। ठीक है, याद रखना ये न्यूक्लियर रिएक्शन तो रिएक्शंस जो कि आपकी बुक में नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस थे, मतलब ये कि जाके आप किसी चीज़ से उसको हिट करते हैं, जब हिट करते हैं तो उधर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलता है तो पता चल के भाई कि ये है। आपको पता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने ऐसा किया था कि फॉर एग्जांपल इधर एक मेटल शीट है वो रखी, फिर उन्होंने इर्द गिर्द जीएनएस की सेम टू सेम उन्होंने स्क्रीन लगाई। यहाँ उन्होंने कोई ऐसी चीज़ रखी जो कि जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। देखो ना, जो रेडियोटिविटी होती है एक अल्फ़ा होती है, एक बीटा होती है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव होती है, एंड गैमा पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल नहीं, ये रेज होती है, सॉरी ये रेज होती है। ये 3 चीज़ें हैं। फिर जैसे ही ये हो जाए आखिर में इधर से न्यूट्रिनो और इंटर न्यूट्रिनो भी निकलते हैं, आपको पता होगा कि ये चीज़ें भी निकलती हैं। अब उन्होंने देखा कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा था। क्या जा रहा था? अल्फ़ा पार्टिकल। तो मैं इसको ज़रा बड़ा बनाऊँ। अल्फ़ा पार्टिकल जब जा रहा था उन्होंने देखा कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, और यकदम कुछ वापस आई। ओहो हो, उनके लिए ये तो रदरफोर्ड के लिए बड़ी अजीब सी बात थी। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि वापस आई? इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक टिश्यू पेपर जो है वो रखा और यहाँ से आपने एक बुलेट को मारा इधर से, और यकदम वो बुलेट वापस आ जाता है। इंसान कहता है हो यह कैसे पॉसिबल है भाई कि उधर से टिश्यू पेपर है, इधर से आपने मारा, बुलेट वापस आया। तो ये रदरफोर्ड के लिए बड़ी अजीब सी बात थी। उससे पता चला कि भाई असल में जो न्यूक्लियस है ना, सॉरी ये एटम जो है, ये मैं पूरा बड़ा बनाऊँ इधर, ये न्यूक्लियस है आपका, तो एटम ऐसा होता है ना, ऐसा। अब देखो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल इधर आई तो वो सीधी गई, ऐसे जो इधर आई तो सीधे गई। कुछ जो यहाँ टकराई की साइड के साथ तो ऐसे गई, जो इस साइड के साथ टकराई तो ऐसे गई, जो बिल्कुल स्ट्रेट न्यूक्लियस पे आई तो वो वापस चली गई। समझ आ रही बात?
तो ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, यानी रेडियोएक्टिविटी की वजह से डिस्कवरी हो गई थी। न्यूक्लियस की पता चला भाई हाँ न्यूक्लियस भी है अंदर, तो वो इसकी वजह से पता चला। और आपको पता होगा ये रेडियोएक्टिव सोर्स उन्होंने लिया था, फिर अल्फा पार्टिकल आए थे, अल्फा पार्टिकल उन्होंने हेड किए थे, और अल्फा पार्टिकल जब वापस गया तो उन्होंने बताया, उन्होंने इससे ये बताया कि भाई जो एटम है उसका सारा मास न्यूक्लियर सेंटर में होता है। एक एटम है उसका सारा मास सेंटर के अंदर होता है, और वो सेंटर क्या है, बाद में उन्होंने उसको न्यूक्लियस कहा कि वो न्यूक्लियस है। न्यूट्रॉन के जो है वो चैडविक ने सेम टू सेम उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शंस किए और पता चला कि हाँ जी ये है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। भाई ये क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, मतलब ये कि इस पर कोई नो चार्ज है, चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास है। और इसका मास कितना है, ये 1842 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है, मोर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा है, हैवी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से इतना हैवी है। अब आते हैं हम चार्ज टू मास रेशो की तरफ। किसकी तरफ, चार्ज टू मास रेशो। देखो चार्ज टू मास रेशो हमने कहा कि भाई चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, तो चार्ज टू मास रेशो क्या होगा इसका, सबसे कम होगा। कितना होगा, देखो दोनों का चार्ज सेम है, 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम है, लेकिन इसका चार्ज क्या है, इस पर चार्ज नहीं है जनाब, 0/m है, 0/m। तो जब 0/m कोई भी चीज़ आप डिवाइड करें, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा 0 होता है। लेकिन कोई फॉर एग्जांपल था ऐसा, अगर ये नीचे आता, नीचे डिनोमिनेटर में, फिर ये इन्फिनिटी का होता। आपको पता है इन्फिनिटी फिर ये होती है, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं है, ये 0 है। तो चार्ज टू मास रेशो क्या है, 0 है। अब 3 बातें इधर आपको देखेंगे, ओके 3 बातें मैं आपको बताऊं। यहां ये डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के नेचर पर, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, बट दीज टू दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। समझ आ रही बात। ये प्रोटॉन की मैंने बताया कि भाई प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है, न्यूट्रॉन भी बहुत उससे भी बड़ा होता है, तो दे डू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, बट इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है। ये अनाइज करता है किसी भी गैस को, ये अनाइज करता है, एक्सरेज क्रिएट करता है। अब न्यूट्रॉन की वो कौन सी प्रॉपर्टीज है इसके मुकाबले में जो ऐसी है, वो ये है, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को रिमूव करता है। क्या करता है, दे कैन रिमूव हाई स्पीड प्रोटॉन्स, रिमूव प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन को कहीं पर आपने ऐसे हिट किया, न्यूट्रॉन को कहीं पर हिट किया तो उधर से प्रोटॉन को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन न्यूट्रॉन को हिट किया तो प्रोटॉन निकालेगा। ये याद रखना। अच्छा, एक एक्सरे होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, दूसरा न्यूट्रॉन है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। एक्सरे नहीं है, एक्सरे आपकी बुक में या आपके कोर्स में एक्सरे है, नो चार्ज। याद रखना, एक्सरे पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। और गैमा पार्टिकल है, गैमा पार्टिकल है नहीं, गैमा पार्टिकल नहीं है, ये मैंने कज़न कहा। ये पार्टिकल है न्यूट्रॉन, लेकिन एक्सरे रेज है, गैमा भी रेज है। रे का कोई मास नहीं होता, रे का कोई मास नहीं होता। ये दोनों चार्जलेस एंड मासलेस है, चार्जलेस एंड मासलेस है, ऐसा है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस है लेकिन मासलेस नहीं है। ये चार्जलेस है लेकिन मासलेस नहीं है। तो अगर MCQ आता है और आपको कहते हैं विच द फॉलोइंग इज चार्जलेस बट नॉट मासलेस, तो पता चल गया ना कि कौन है चार्जलेस बट नॉट मासलेस। चार्ज इस पर नहीं है लेकिन मास है न्यूट्रॉन का, पता चल गया ना आपको। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, दे कैन रिमूव द हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम द सब्सटेंस। किसी भी फॉर एग्जांपल आपने वाटर, सेलुलोज, पैराफिन क्या किया आपने, फॉर एग्जांपल वाटर है इससे पास किया, पैराफिन है वगैरह वगैरह जो भी हैं आपने पास किया, तो वहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। सो दे विल रिमूव द प्रोटॉन। ओके, आखिरी 2 पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं। ये है emitted when lighter elements such as Be and B are bombarded with the alpha particle। इसका मतलब ये है, देखो अल्फा पार्टिकल मैंने अभी बताया आपको कि रदरफोर्ड में किया था कि अल्फा पार्टिकल को उन्होंने बम्बार किया। बम्बार का मतलब ये है कि छोड़ा इधर। असल में ये ऐसा होता है कि आप इधर एक सोर्स रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ इधर रखी जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं,
अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो आप इधर एक स्लिट ऐसे बनाते हैं, ऐसे कि जिससे एक साइड से सिर्फ जा सकते हैं बाकी नहीं, तो आप उसको बम्बार करते हैं। तो जब बम्बार करते हैं इधर, इस बम्बारमेंट के साथ कुछ तो होगा ना, तो जब उन्होंने जो लाइट स्मॉल पार्टिकल्स थे जैसे BE है या B है, फॉर एग्जाम्पल इधर रखा BE या B रखा, तो उधर से क्या निकले, न्यूट्रॉन निकले हैं। अब आखिरी बात, दिस इज द हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल वाइल इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। दोबारा मैं बताऊं आपको, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल वाइल प्रोटॉन इज द हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है ना, समझ आई बात आपको? ये क्या है, दिस इज द हेवीएस्ट, ये क्या है, दिस इज द लाइटेस्ट, और ये बीच में है। इसका चार्ज टू मास रेशियो 0 है, इसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर ये है। ये दोनों डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता किसी की नेचर पर। मतलब ये कोई भी गैस हो या कोई भी एटम हो, आप उसको बम्बार करेंगे या आप उसको उधर रखेंगे कोई भी गैस, तो उधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ न्यूट्रॉन कहाँ से, मैंने बताया अल्फा पार्टिकल को जब आप पास करते हैं BE या B, कोई ऐसे लाइट पार्टिकल होता है तो उससे लाइट एलिमेंट होता है, उससे पास करेंगे तो उधर से निकलेगा। नंबर 1, ये क्या करता है, एक्सरेज प्रोड्यूस करता है और आयोनाइज भी करता है गैसेस को। ये क्या करता है, ये प्रोटॉन निकलता है। क्या करता है, प्रोटॉन, मतलब मैंने बताया आपको स्टोव है, पैराफिन है, सेलुलोज है वगैरह, उनसे क्या करता है, प्रोटॉन निकलता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी ईटा के लिए, एमडीकेट के लिए, लम्स के लिए, FMDC के लिए और सब चीज़ों के लिए काफ़ी है। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और याद रखना इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो की जो वैल्यू है वो वैल्यूज़, या इसका जो मास है 1.9 × 10⁻⁹ है, या इसका जो मासेस है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने एक लिस्ट में दी हैं। वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसको लेक्चर में ज़्यादा स्किप करते हैं। वो चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको लिस्ट लेते हैं और जाके आप खुद देख लेते हैं। हम वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जो जहाँ पर आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है या जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।